और अब बात सीरिया से मिल रही बड़ी खबर की करते हैं। सीरिया में जारी उठापटक के बीच एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। रूसी मीडिया के हवाले से खबर यह है कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद अब रूस पहुंच चुके हैं। बशर अल असद परिवार के साथ मॉस्को पहुंचे हैं, जहां रूस ने बशर अल असद के परिवार को शरण दे दी है। ये बहुत बड़ी खबर इस बीच में आ रही है जब माना यह जा रहा था, हालांकि इसकी आशंका ईरानी मीडिया ने भी जाहिर की थी कि प्लेन क्रैश में असद की मौत हो चुकी है, लेकिन इन सब के बीच अब रूसी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आ गई है कि असद अपने परिवार के साथ मॉस्को पहुंच गए हैं। रूस ने अब शरण दे दी है बशर अल असद के परिवार को। ये बड़ी जानकारी मिल रही है इस बीच जब वहां पर सीरिया में हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो चुके हैं। विद्रोही अलग अलग जगहों पर कब्जा कर चुके हैं और सीरिया में विद्रोही गुट के दमिश्क पहुंचते ही वहां के राष्ट्रपति बशर अल असद ने देश छोड़ दिया और इसी के बाद दमिश्क में लोगों ने राष्ट्रपति भवन को लूट लिया। पिछले एक हफ्ते में विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क के अलावा सीरिया के 4 बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया है। इनमें अलेप्पो, हमा, होम्स और दारा शामिल हैं। असद के देश छोड़ने के बाद सीरिया के पीएम ने विद्रोहियों को सत्ता सौंपने का प्रस्ताव दिया। पीएम मोहम्मद गाजी अल जलाली ने एक वीडियो में कहा है कि वो देश में ही रहेंगे और जिसे भी सीरिया के लोग चुनेंगे उसके साथ वो मिलकर काम करेंगे। ये जश्न की तस्वीरें हैं और ये जो जश्न मनाते हुए आपको न्यूज़ 18 इंडिया की टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये विद्रोही हैं जो इस बात से खुश हैं कि असद अब इस देश को छोड़कर चले गए हैं अपने परिवार के साथ। और जैसे प्रधानमंत्री की तरफ से भी वहां पर यह ऐलान किया गया है कि वो सत्ता सौंपने को तैयार है, यानी कि जो भी सत्ता में रहेगा वो उनके साथ काम करने को तैयार है। फिर क्या था, दमिश्क की सड़कों पर ये विद्रोही उतर आए, नाचते गाते हुए, जश्न मनाते हुए किस तरह से दिखाई दिए इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। अलग अलग कई 4 बड़े शहर ऐसे बताए जा रहे हैं जिन पर कब्जा इन विद्रोहियों का हो चुका है और दूसरी तरफ वो तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर आप देखेंगे कि कैसे राष्ट्रपति भवन के भीतर घुसकर वो लूटपाट करते हुए नजर आए। अलग अलग ऐसी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं जिनको नुकसान पहुंचाया गया है। न सिर्फ ये बल्कि पुलिस मुख्यालय के भीतर जब वो दाखिल हुए तो वहां पर भी तोड़फोड़ की गई। राष्ट्रपति भवन के भीतर घुसकर सारा का सारा सामान वो लूट कर, जिसके हाथ जो लगा, कोई हाथों में प्लेट चम्मच लेकर जा रहा था, किसी के हाथ में बैग थे, जिसके हाथ जो लगा वो राष्ट्रपति भवन से लूटकर बाहर चला गया। और उसके बाद राष्ट्रपति भवन के बाहर की तस्वीर भी सामने आई जहां पर खुलेआम फायरिंग भी की गई। ये हालात इस वक्त सीरिया के हैं। और राष्ट्रपति बशर अल असद अब सीरिया छोड़कर भाग चुके हैं। इसी के बाद दमिश्क में कमांडर जुलानी की ताजपोशी अब तय मानी जा रही है। बशर अल असद ने शनिवार की रात 10 बजे दमिश्क से सीक्रेट लोकेशन पर भागकर लड़ाकों से अपनी जान बचा ली। वहीं सीरिया में तैनात रूसी सैनिकों और अन्य सैन्य अड्डों को पुतिन ने अलर्ट मोड में रहने का ऑर्डर दे दिया है। अब इसी की वजह से अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा की वो बैठक है जिसमें बाइडेन सीरिया युद्ध का अपडेट लेने जा रहे हैं। सीरिया गृह युद्ध का खात्मा इस अंदाज में होगा, इतना जल्दी होगा, इतने हाई टेंशन स्टाइल में होगा, इसका अंदाजा पुतिन नहीं लगा सके। 11 दिन में कुछ हजार लड़ाकों ने बशर अल असद को सीरिया से बेदखल कर दिया। कमांडर जुलानी ने ऑपरेशन डिटरेंस ऑफ एग्रेशन को अंजाम देकर तुर्की के स्वयंभू खलीफा को खुश कर दिया है। लेकिन ये लड़ाई अकेले कमांडर जुलानी ने नहीं जीती। एचटीएस के साथ बशर के खिलाफ सीरिया के नेशनल फ्रंट फॉर लिबरेशन, एहरार अल शाम, जैश अल इज्जा और नूर अल दीन अल जैंकी मूवमेंट ने विद्रोह में हिस्सा लिया। तुर्की समर्थित सीरियाई राष्ट्रीय सेना के झंडे तले आकर सभी ग्रुप ने बशर को मात दी है। फाइटर ग्रुप जो युद्ध में हैं उन्हें तो सब जान रहे हैं, लेकिन जिन महाशक्तियों ने पर्दे के पीछे रहकर सीरिया सिविल वॉर का फैसला किया, उन्हें क्या हासिल हुआ? सीरिया में तख्ता पलट क्या अमेरिका की जीत है? सीरिया में बशर की हार क्या पुतिन की शिकस्त है? दमिश्क में कमांडर जुलानी का दबदबा अर्दवान की कामयाबी है या फिर ये एक नए महायुद्ध का आगाज है? सीरिया में विद्रोही जीत गए, बशर हार गए, दमिश्क में तहलका है।
लीडर देश से भाग रहे हैं, लड़ाके खून खराबे पर उतारू हैं। यह अराजकता कई देशों को डरा रही है। वजह यह है कि जिस सत्ता को क्रांति नहीं बदल सकी, जिस लीडर को अमेरिका नहीं हटा सका, जिस सीरिया को इजराइल काबू नहीं कर पाया, वहां एक लड़ाका गुट ने 50 साल पुरानी सल्तनत को उखाड़ फेंका है। ये सीरिया की राजधानी है, राजधानी दमिश्क। तांडव मचा रहे HTS के लड़ाके हैं। बशर अल असद के तख्ता पलट का ऐलान टीवी प्रसारण से किया गया। गलियों में गोलीबारी कर जश्न मनाया गया। बशर की बादशाहत को बर्बाद करने वाले कमांडर जुलानी ने मुनादी की है कि अब सीरिया में विद्रोही सर्वे सर्वा हैं। उधर सीरिया के प्रधानमंत्री गाजी जलाली ने बयान जारी कर सत्ता हस्तांतरण का ऐलान किया है। وبأن هذا البلد يستطيع أن يكون دولة طبيعية، دولة تبني علاقات طيبة مع الجوار ومع العالم دون أن تدخل في أي تحالفات وتكتلات إقليمية، ولكن هذا الأمر متروك لأي قيادة يختارها الشعب السوري، ونحن مستعدون للتعاون معها بحيث نقدم لهم كل التسهيلات الممكنة وبحيث يتم बशर अल असद के तख्ता पलट का अनुमान ईरान और रूस को पहले से ही लग चुका था। 11 दिन पहले शुरू हुई लड़ाई के बीच ही दोनों देशों ने बशर से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। राष्ट्रपति पुतिन ने सीरिया में मौजूद रूसी नौसेना और वायुसेना अड्डों को खाली करवा दिया है। सीरिया के टार्टस में मौजूद रूस के नेवल बेस में मौजूद रूसी पनडुब्बियां, युद्धपोत रूस ने सुरक्षित स्थान पर भेज दिए हैं। इसी तरह से सीरिया के खमीमिम में रूसी एयरबेस पर मौजूद लड़ाकू विमानों, मिसाइलों, ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। ईरान ने भी अपनी सेना और टॉप कमांडरों को भारी हथियारों समेत वापस बुला लिया है। यहां तक कि ईरान समर्थक हिजबुल्लाह फाइटर भी सीरिया से अपने लड़ाकों को वापस बुला रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दवान जो चाहते थे सब कुछ वैसा ही हो रहा है। सीरिया से रूस और ईरान की वापसी अर्दवान को इस मुल्क का बेताज बादशाह बना रही है, क्योंकि कमांडर जुलानी कोई और नहीं, अर्दवान का मोहरा माना जा रहा है। अर्दवान के कमांडर जुलानी को ऐसे सीरिया का ख्वाब दिखाया है जहां सिर्फ शांति ही शांति होगी। कमांडर जुलानी की जीत को अर्दवान ऐसी हकीकत बता रहे हैं जिसे रूस और ईरान को मान लेना चाहिए। Türkmen, Kürt, Alevi, Sünni, Nusayri, Hristiyan ayırt etmeksizin hiç kimsenin dışlanmadığı, kimsenin hak ve özgürlüklerinin çiğnenmediği, zulme uğramadığı, farklı kimliklerin yan yana sulh içinde yaşadığı bir Suriye görmek istiyoruz. İnşallah çok yakın gelecekte böyle bir Suriye'yi göreceğimizi ümit ve temenni ediyoruz. अर्दवान ने बशर के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर रखा था जिससे उसके बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि विद्रोही लड़ाकों के दमिश्क में धावा बोलने से पहले बशर ने अमेरिका से भी मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन उनका आखिरी दांव भी खाली गया। बशर अल असद ने सुपर पावर की हर शर्त मंजूर कर समझौते की पेशकश की थी। असद ने संयुक्त अरब अमीरात के जरिए अमेरिका को एक प्रस्ताव भेजा जिसमें सीरिया का गृह युद्ध रुकवाने के लिए अमेरिका से पावर इस्तेमाल करने की अपील की गई। मिडिल ईस्ट से जुड़े पत्रकार सैम डागेर के मुताबिक बदले में असद ने ईरान के समर्थन वाले आतंकियों जैसे हिजबुल्लाह के साथ अपने सभी संबंधों को खत्म करने को कहा, लेकिन अमेरिका ने असद के ऑफर में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। अर्दवान की फूल प्रूफ प्लानिंग का असर ये हुआ कि बशर का पाला बदलना भी काम नहीं आया। This is a historic day for the Middle East. The collapse of the Assad regime
The tyranny in Damascus offers great opportunity, but also is fraught with significant dangers. अमेरिका में दोबारा प्रेसिडेंट चुने गए डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही साफ कर दिया है कि सीरिया से अमेरिका का कोई मतलब नहीं। अमेरिका सिर्फ इस बात से खुश है कि सीरिया में रूस का दखल खत्म हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ पर एक पोस्ट में लिखा है कि असद चले गए हैं, वो अपना देश छोड़ चुके हैं। पुतिन के नेतृत्व वाला रूस अब उनको बचाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। रूस के वहां पर मौजूद होने की कोई वजह भी नहीं थी। ट्रंप से उलट व्हाइट हाउस ने बयान जारी किया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सीरिया में हो रहे अप्रत्याशित घटनाओं पर नजर बनाए हुए हैं। अमेरिका सीरिया संकट पर टकटकी लगाए हुए है, आज से नहीं 13 साल से। सुपर पावर ने सीरिया के युद्ध में अपनी सेना भी उतारी थी। अमेरिका के मंसूबे पर तब प्रेसिडेंट पुतिन ने पानी फेर दिया था। बशर अल असद की सत्ता बचाकर पुतिन ने अमेरिका को एक तरह से सीरिया में जबरदस्त पटखनी दी थी। मगर वक्त रूस और अमेरिका को फिर आज उस मोड़ पर ले आया है जहां विजेता अमेरिका दिख रहा है। हार बशर अल असद की नहीं, रूस की दिख रही है। यही एक वजह सीरिया युद्ध को विश्व युद्ध में बदलने के लिए काफी है। प्रेसिडेंट पुतिन को हार बर्दाश्त नहीं। सीरिया के अखाड़े में रूस की एंट्री हुई तो ऐसा युद्ध होगा जिसकी तबाही इंसानों ने नहीं देखी होगी। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर भी अब आपको बता देते हैं। इजरायल ने सीरिया की राजधानी समेत 2 शहरों पर हवाई हमला कर दिया है। बताया गया कि दमिश्क के साथ ही इजरायल ने हथियारों के डिपो पर हमला किया। माना जा रहा है कि विद्रोहियों के हाथ में हथियार आने की आशंका को देखते हुए इजरायल की तरफ से ये बड़ा हमला किया गया है। इस हमले की जो तस्वीरें हैं वो भी अब सामने आ चुकी हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं दमिश्क में, यानी कि राजधानी में इजरायल की तरफ से ये हमला किया गया। हथियार डिपो पर यह हमला किया गया है और उसके बाद जो तबाही वहां पर हुई उसकी तस्वीरें देखी जा सकती हैं। और सीरिया में राष्ट्रपति असद के भागने के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बहुत बड़ा बयान सामने आया। नेतन्याहू ने कहा कि इसे मध्य पूर्व के लिए एक ऐतिहासिक दिन माना जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीरिया में जारी अशांति के बीच इजरायल की सेना ने गोलान हाइट्स में एक बफर जोन पर कब्जा कर लिया है। זה יום היסטורי בתולדות המזרח התיכון. משטר אסד חוליה מרכזית בציר הרשע של איראן. המשטר הזה נפל. זוהי תוצאה ישירה של המכות שהנחתנו על איראן ועל חיזבאללה, התומכות העיקריות של משטר אסד. זה יצר תגובת שרשרת ברחבי המזרח התיכון של כל אלה שרוצים להשתחרר ממשטר הדיכוי והרודנות הזה. יחד עם שר הביטחון ובגיבוי מלא של הקבינט, הנחיתי אתמול את צה"ל לתפוס את אזור החיץ ואת העמדות השולטות הסמוכות לו. אנחנו לא נאפשר לשום כוח עוין להתבסס בגבולנו. सीरिया के गृह युद्ध में विद्रोही सेना बहुत आसानी से जीत गई। बशर अल असद की करारी हार हो गई है। लेकिन इस तख्ता पलट के बाद ईरान के एटमी प्रोग्राम को लेकर बहुत बड़ा अपडेट सामने आ गया है। खामेनेई के खुर्रम बम का टारगेट तुर्की बताया जा रहा है। दमिश्क में जब कमांडर जूलानी के खूंखार लड़ाके बशर अल असद हुकूमत की चूल्हे हिला रहे थे, जब सीरिया युद्ध की तस्वीरें दुनिया को डरा रही थी, तब अमेरिका से आई एक जानकारी ने इस तख्ता पलट के बाद की पटकथा लिख डाली है। ये जानकारी सुपर पावर के लिए अलार्म है। बशर अल असद को सीरिया से मार भगाने वाले लड़ाकों को भी वार्निंग है। सबसे बड़ा मैसेज है तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के लिए। जानकारी ये है कि ईरान ने एटम बम बना लिए हैं। एक तो नहीं, 12 परमाणु बम का जखीरा खामेनेई के कुद्स फोर्स को मिलने जा रहा है। दमिश्क में फटेंगे खामेनेई के एटम बम। बशर की वापसी कराएगा ईरान के खुर्रम का धमाका। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों का फर्स्ट टारगेट अंकारा। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान के परमाणु हथियार प्रोग्राम पर सनसनीखेज दावा किया है
अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर के कार्यालय ने खामेनेई के एटम बम पर लेटेस्ट रिपोर्ट रिलीज की है, जिसके मुताबिक तेहरान के न्यूक्लियर कारखाने 24 घंटे एक्टिव हैं। परमाणु बमों की टेस्टिंग जल्द मुमकिन है। ये टेस्ट सीरिया में भी हो सकता है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल में शुक्रवार को सामने आए DNI दस्तावेज में कहा गया है कि ईरान के पास 1 दर्जन से ज्यादा परमाणु हथियार बनाने की हैसियत है। DNI ने ईरान परमाणु प्रोग्राम रिपोर्ट में मई से सितंबर तक का पूरा ब्यौरा छापा है, जिसमें बताया गया है कि ईरान के पास कई भूमिगत सुविधाओं पर हथियार ग्रेड यूरेनियम उत्पादन का बुनियादी ढांचा है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान के परमाणु हथियार बना लेने की गारंटी दे रहे हैं। अमेरिका ने भी दावा किया है कि ईरान ने 20% और 60% समृद्ध यूरेनियम भंडार में जबरदस्त इजाफा किया है। यह स्तर नागरिक ऊर्जा कार्यक्रम की जरूरत से कहीं ज्यादा है। यही नहीं, ईरान ने एटमी हथियारों के लिए इस्तेमाल होने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया है। ईरान के एटमी हथियारों का यह अपडेट सीरिया सिविल वॉर के बीच में आया है। ईरान बार बार सीरिया में बशर के हक में होने का ऐलान कर चुका है। ईरान ने तुर्की समर्थक लड़ाकों के खिलाफ कमांडो फोर्स भी उतारी थी। ईरान ये साफ कर चुका है कि ईरान में विद्रोहियों की जीत से युद्ध संकट खाड़ी के कई देशों में फैलने वाला है। اگر سوریه مأمن تروریست ها بشه با بازگشت داعش و دیگر گروه های تروریستی تهدید بزرگی رو برای منطقه ایجاد خواهد کرد و این تهدید حتما به سوریه محدود نخواهد ماند و به کشورهای همسایه سوریه مثل عراق، اردن و ترکیه تسری پیدا خواهد کرد. बशर की हार से ईरान को बड़ा झटका लगा है। ईरान इस हार को अपने समर्थक जितने भी लड़ाका ग्रुप हैं उनकी हार मान रहा है। बशर अल असद हमेशा ईरान के साथ रहे हैं। इजराइल के खिलाफ पूरे पश्चिम एशिया में शिया लड़ाकों वाली मिलिशिया खड़ी करने के खामेनेई के प्लान के अहम किरदार के रूप में असद को माना जाता रहा है। इसी वजह से ईरान लंबे समय से सैन्य और आर्थिक मदद सीरिया को भेजता रहा है। मगर तुर्की ने कमांडर जुलानी के कंधे पर बंदूक रखकर ईरान के सभी मंसूबे पर पानी फेर दिया है। ईरान HTS लड़ाकों को टेरर ग्रुप की मोहर लगाकर सबक सिखाने के इरादे जाहिर कर चुका है। گروه‌های تحریر الشام، جبهة النصره و بقیه‌ای که در سوریه مشغول جنگ با دولت سوریه هستند توسط سازمان ملل به عنوان تروریست شناسایی شدند. بنابراین این یک وظیفه بین‌المللی هست که با این تروریسم در سوریه مقابله بشه. ائتلاف بین‌المللی علیه تروریسم نباید تفکیک قائل بشه بین تروریست‌ها. कमांडर जुलानी और एर्दोआन के लिए ईरान से ज्यादा खतरा रूस से है। प्रेसिडेंट पुतिन को ना तो एटम बम बनाने की जरूरत है, ना ही उन्हें सीरिया में हमले में टाइम लगना है। रूस किसी भी कीमत पर सीरिया में तुर्की और अमेरिका का कंट्रोल नहीं होने देगा। सीरिया रूस की दोस्ती का इतिहास दोनों मुल्कों के वजूद में आने से पहले का है। रूस और सीरिया के बीच संबंध काफी पुराना है। दोनों देशों ने एक दूसरे के यहाँ दूतावास तो सीरिया के बंदरगाह वाले शहर टार्टस में रूस का नौसैनिक अड्डा है। आधिकारिक तौर से सीरिया को आजादी मिलने से पहले ही सीरिया के साथ रूस के संबंध थे। ये साल 1893 की बात है। सीरिया तब ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। तब रूस के तत्कालीन साम्राज्य ने सीरिया के दमिश्क में अपना वाणिज्य दूतावास खोला था। 1917 की रूसी क्रांति और 1922 के सोवियत संघ के गठन के बाद सीरिया में रूस की मौजूदगी लगभग खत्म हो गई। इस बीच फ्रांस ने सीरिया पर कब्जा कर लिया तो सोवियत संघ राजनीतिक रूप से सीरिया को लेकर शांत रहा। दूसरे विश्व युद्ध के दौर में एक बार फिर से सीरिया के साथ रूस की नजदीकियां बढ़ी। उस वक्त सीरिया में फ्रांस और ब्रिटेन के सैनिक मौजूद थे, जिन्हें हटाने के लिए फरवरी 1946 में रूस और सीरिया ने एक सीक्रेट समझौता किया। अप्रैल 1946 में फ्रांस ने सीरिया से अपने सैनिक हटा लिए और सीरिया आजाद हो गया। कोल्ड वॉर के दौर में सीरिया रूस की दोस्ती परवान चढ़ी। जब बशर अल असद ने तख्ता पलटकर सत्ता संभाली, तब सोवियत संघ सीरिया का सबसे बड़ा दोस्त बन चुका था।
साल 1970 में तख्ता पलटकर बशर अल असद के पिता हाफिज असद सत्ता में आए थे। उन्होंने साल 1971 में सोवियत संघ के साथ एक समझौता किया। इसी के तहत टार्टस में सोवियत संघ ने अपना नौसैनिक अड्डा बनाया। हाफिज असद के शासनकाल में साल 1971 से 2000 तक सीरिया के हजारों सैन्य अफसरों और प्रोफेशनल्स ने रूस में स्टडी की। योम किपुर युद्ध के बीच सोवियत संघ ने तकनीकी रूप से सीरिया की सेना की मदद की। युद्ध के बीच सोवियत संघ ने लगभग 4000 टन की सहायता हवाई मार्ग से सीरिया पहुंचाई। युद्ध खत्म होने के बाद साल 1973 के अंत में सोवियत संघ ने 63,000 टन की सहायता और पहुंचाई। बशर को वालिद से विरासत सीरिया की सत्ता और रूस की दोस्ती दोनों मिली, जिसके एवज में 2011 की क्रांति में पुतिन ने उनका साथ दिया। 2012 में जब सीरिया के होम्स में नागरिकों पर हमले हुए तब भी पुतिन ने बशर का साथ दिया। 2018 में रूस ने सीरियाई सेना को सैन्य ट्रेनिंग दी। टार्टस नेवल बेस के बाद रूस ने सीरिया के पालमेरा और लताकिया में एयरबेस बनाए। रूस के सीक्रेट जासूसी अड्डे भी सीरिया में कई लोकेशन पर बनाए गए। सितंबर 2015 में औपचारिक रूप से सीरिया गृह युद्ध में रूस के साथ शामिल हुआ था। रूस की मदद से बशर अल असद ने तब अमेरिका, तुर्की और बगदादी जैसे आतंकी सरगना से युद्ध लड़ा। पुतिन की पावर से बशर अल असद ने सबको परास्त भी किया, लेकिन इस बार रूस खुद यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है। इसलिए बशर को जितनी मदद की दरकार थी उतनी पुतिन नहीं दे पाए। मगर ज्यादा दिन दूर नहीं जब पुतिन सीरिया के अखाड़े से खुद को दूर रख सके। सीरिया रूस की कमजोर नस है, जहां से रूस का व्यापारिक हित सत्ता है। इसी मजबूरी के चलते पुतिन को सीरिया में अपनी पसंद का लीडर चाहिए। बशर की विदाई के बाद सीरिया की पावर तुर्की के हाथ में शिफ्ट हो चुकी है। तुर्की नाटो सदस्य है, जिसकी डोर अमेरिका के हाथ में है। यानी सीरिया में अगला टकराव सीधे महाशक्तियों के बीच होना तय है।